देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बातें या काम, मईशत जाम और मर्दमशुमारी तमाम, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैं एक दफ़ा जापान गया, एक फैक्ट्री में लेके गए, आवाज़ आ रही इस तरह और फिर बंद हो जाए, चंद कदम आगे चलूँ फिर आवाज़ आए इस तरह। मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर व्हाट इज़ दिस? उसने कहा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे मुतालबात मान लो मगर हम काम को नहीं रोकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। तरक्की की दौड़ में दुनिया के किस मुल्क ने कहाँ खड़ा होना है, कितनी तरक्की करनी है, ये फैसला वो मुल्क और उस कौम के रवैये करते हैं। अपने डिसिप्लिन, मेहनत और लगन से तेज़ तरीन तरक्की करने वाली कौमों में एक नाम जापानी कौम का भी है। जापान ने पूरी दुनिया में क्वालिटी और दयानतदारी से तैयार करदा अपनी मसनूआत का सिक्का बिठा दिया है। बहुत सी ऐसी खराबियों को अपने करीब नहीं आने दिया जिसमें हम लोग गर्दन गर्दन तक धंसे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब में जापानी कौम के एहतजाज का आंखों देखा हाल सुनाया कि जापानी लोग एहतजाज के दौरान भी अपना काम बंद नहीं करते। वो सड़कों पर आने के बजाय मशीनों पर खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपने जापानियों को इस अंदाज में एहतजाज करते तो देखा, लेकिन क्या आपने उनको काम करते हुए भी देखा है? और अगर देखा है तो फिर आपको इस तरह काम करने से किसने रोका है? जापान की सरकार में करप्शन इंतहाई कम सतह पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 180 ममालिक में जापान रैंकिंग में 18वें नंबर पर है और हम करप्शन इंडेक्स में 118 से भी नीचे हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपको यहाँ करप्शन कम करने से किसने रोका है? जापान में किसी वज़ीर मुशीर पर करप्शन का दाग तो दूर, इल्ज़ाम का शक भी हो जाए ना तो वो ओहदा छोड़ देता है, शर्मिंदगी से मर ही जाता है। लेकिन यहाँ शर्म के दागों को तमगे की तरह सीने पे सजाया जाता है। इल्ज़ामात पर इस्तीफे तो दूर, फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद बड़े बड़े ओहदे ले लिए जाते हैं। करप्शन के चलते मुकदमात के साथ इलेक्शन लड़ लिए जाते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब, आपको ऐसा शफाफ कल्चर लाने से किसने रोका है? जापान में इंटरनेशनल बिजनेस डील्स में इंतहाई शफाफियत है। वहाँ किकबैक्स का तस्वुर भी नहीं है। वहाँ जो भी डील करता है ना वो मुल्क के लिए करता है। एक एक पैसे की हिफाजत वजीर अपना पहला और आखिरी फर्ज समझते हैं और यहाँ हर सौदे में कट लगते हैं। कोई 10% तो कोई 100% मशहूर हो जाता है। वज़ीर आज़म साहब, आपको बैनुल अक़वामी डील से किकबैक्स की लानत ख़त्म करने से आखिर किसने रोका है? जापान में ख्वानदगी की शरह 99% है और पाकिस्तान में ये शरह मुश्किल से 60% है। जापान में 100% बच्चे स्कूल जाते हैं और हमारे यहाँ करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपको पूरे पाकिस्तान को तालीम याफ्ता बनाने और तालीमी बजट में इजाफा करने से किसने रोका है? जापान की काबीना में 17 से ज़्यादा वज़ीर रखने पर पाबंदी है और किसी वज़ीर आज़म की ये जुर्रत नहीं कि काबीना की तादाद 17 से 18 भी कर सके। जनाब, वहाँ 17 है और हमारे यहाँ 70 है। वज़ीर आज़म साहब, आपको अपनी काबीना मुख्तसर रखने से किसने रोका है? जापान अमीर मुल्क है, उनके पास पैसा है, वसाइल हैं, फिर भी उनका वज़ीर आज़म हो या वज़ीर ख़ारजा जब दूसरे ममालिक में दौरे पर जाते हैं ना तो उसी मुल्क में रहकर अपने सिफारत खाने में वो रहते हैं, सफ़ीर की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल फ़्लाइट्स पर सफ़र करते हैं। अपने किसी रिश्तेदार को बहन, बेटी या भाई, यहाँ तक कि किसी मामे चाचे को भी सरकारी दौरों पर साथ लेकर नहीं जाते। अपने ख़जाने का एक एक पैसा बचाते हैं और हम गरीब हैं, कर्ज़ों से मुल्क चलाते हैं। लेकिन जब इन्हीं कर्ज देने वाले ममालिक में दौरों पर जाते हैं ना तो ठाठ देखने वाले होते हैं। हम बेरहम होकर कौमी ख़जाने उजाड़ देते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब, आपको यहाँ जापान की तरह बनने से किसने रोका है? सादगी अपनाने से किसने रोका है? वहाँ का निज़ाम इंसाफ यहाँ राइज करने से किसने रोका है? वहाँ का पुलिस सिस्टम यहाँ लाने से किसने रोका है? वज़ीर आज़म साहब, आपने 80 की दहाई में जो नज़ारा जापान में देखा उसको यहाँ बताने में 40 साल लगा दिए, तो फिर अमली काम आप कब करेंगे? इस पर सोचिएगा। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे राना एहसान अफजल साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सनअत और तिजारत हैं, और मुजम्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बराए ख़जाना और मईशत हैं। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। राना एहसान साहब और मुजम्मिल असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और राना एहसान साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आजकल तरक्की याफ्ता ममालिक की बड़ी मिसालें दे रहे हैं और अभी पिछले हफ्ते उन्होंने जापान की भी एग्जाम्पल दी है और उनमें से बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि यहाँ पे अवाम की जो अक्सरियत है उसको ऑलरेडी पता है। तो सर, ये जो उनका लेक्चर है ये सिर्फ अवाम के लिए है या हुकूमत के लिए भी इसमें कोई सबक है कि वो भी कोई सबक सीख सके ऐसी मिसालों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि उसमें आपने करप्शन और किक बैक्स का जिक्र किया
तो मैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से जो है वो उसका जिक्र करना चाहूंगा। पीएमएलएन की 13-18 की जो हुकूमत थी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान की तारीख में लोएस्ट जो है वो पे पहुंच गया 117 पे, और गालबन ये 138 139 से गिर के आया, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है वो कम हुई। तो हमने हकीकी मानों में करके दिखाया। अच्छा सर, मैंने ओवरऑल बात की थी, मैंने तो देखिए काबिना कभी कहा, मैंने कोई एक स्पेसिफिक चीज को बात नहीं की। मैंने कहा करप्शन को मैं बताना चाहता हूं, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पीटीआई के दौर पे 140 पे चलेगी। तो ये बिल्कुल, जब हम वहां मिसाल देते हैं तो हमने तो करके दिखाया। दहशतगर्दी थी इस मुल्क में, 2200-2300 बम फटता था, हमने फेंसिंग की, हमने उस दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स को जीरो कर दिया। लोड शेडिंग थी 16 घंटे की, हमने उसको खत्म कर दिया। गैस की लोड शेडिंग को खत्म कर दिया। सीपेक जो है वो लेके आए, और ये जो 1 साल सवा साल जो गुजरा है, हमने माशियात बुझाई है जो पीटीआई के जो चेयरमैन है लगा के गए थे, अपनी जो ट्रांजिट करते हुए चलें सर, इस सब के बाद आपने आईएमएफ का मुआहदा कर लिया। जो पिछला मुआहदा नाकाम हुआ, उसका बोझ आपकी हुकूमत अपने कंधों पे लेने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। लेकिन राना एहसान साहब, अभी भी बिजली की कीमत में ये 4 रुपए 96 पैसे का आप इजाफा कर रहे हैं। बजट के बाद जो 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स हैं, उसका बोझ आपने अवाम पे लाद दिया है। आपसे ये आईएमएफ 6 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग का कहता रहा, आपने 4 अरब डॉलर पूरे किए और कहा कि बस काफी है। सर, जो उसने कहा बाद में आखिर में आपको वही मानना पड़ा ना। मैं सिर्फ अब ये जानना चाह रही हूँ कि ये कौम के आपने 9-10 माह क्यों जाया किए? कौन जिम्मेदार है? क्या इसका फायदा हुआ? नहीं, देखिए, इस मुल्क में फ्लड्स आए थे, 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। कोशिश की गई कि आईएमएफ की कड़ी शराइत जो हैं उस पे वेवर ले लिए जाए, वो नहीं मिले। लेकिन फरवरी में हमें पूरा अंदाजा था कि हमने शराइत मुकम्मल कर दी है, और वो फिर भी नहीं हो पाई। उसमें सियासी इंतशार जो इस मुल्क में फैला हुआ था, वो उसकी एक जरूर है, वो भी एक बड़ी वजह थी जिसकी एक जमात जो है जिम्मेदार है। उसके अलावा हमने तो देखें, बात ये है, हम तो साथ साथ वो इकदाम करते रहे। हमने एनर्जी प्राइस की रीबेसिंग की, गैस प्राइसिंग की रीबेसिंग की, हमने पीडीएल पूरा किया, मिनी बजट लेके आए, सारे वो अनपॉपुलर फैसले किए जो आखिरी साल तो कोई करता भी नहीं है। जमात जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं ना, उस चेयरमैन हैं, यानी कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं, उन्होंने ये स्टैंड बाय मुआहदे की सपोर्ट की है आईएमएफ के। तो वो तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस मुआहदे की सपोर्ट ना करता तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। तो आपके ख्याल में क्या इसका क्रेडिट देना उनको बनता है? बिल्कुल, इसका क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने आईएमएफ को खत लिखवाए कि ये मुआहदा डीरेल हो जाए। बिल्कुल ये उनको क्रेडिट जाता है कि जाते हुए हुकूमत छोड़ते हैं वो तबाह करके आईएमएफ के मुआहदे को, और पाकिस्तान की रियासत की जो रेपुटेशन थी आईएफआई से डील करने के लिए, उसको एक डेंट मार के चले गए। ये क्रेडिट लेकिन ये स्टैंड बाय मुआहदे पे उन्होंने खत क्यों नहीं लिया आईएमएफ को? देखिए, स्टैंड बाय मुआहदे के ऊपर जो है वो उनसे राय ली गई कि आप इसको कबूल करेंगे नहीं करेंगे। अगर आप आगे ऑपोजिशन के रोल में आते हैं या कोalition के हिस्सा बनते हैं, या कोई भी रोल आपका जो एक है, आप एक सियासी जमात है, तो आपका क्या है। तो शुक्र है उनको पाकिस्तान की सूझ पड़ी, और शायद 9 मई के वाकयात के बाद जरा सोच थोड़ी सी दुरुस्त हो गई है। लेकिन इससे पहले तो उन्होंने हर इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान की सियासत को भी डीरेल करे। यही जान लेती हूँ सर, जो आप कह रहे हैं क्रेडिट की बाकी बात भी कर रहे हैं। मुजम्मिल असलम साहब, अभी पिछले हफ्ते आईएमएफ का वफ्द जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिला, और उस मीटिंग में आप भी मौजूद थे वीडियो लिंक के जरिए। तो सर, क्या ख्याल है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आईएमएफ के वफ्द ने क्या गारंटीज मांगी है, और क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर वो इस मुआहदे को सपोर्ट ना करते तो ये मुआहदा जो है ये नहीं हो पाता और कर्ज नहीं मिलता? इन्होंने 14 महीने हुकूमत में गुजारे और 14 महीने में एक रिव्यू कर सके। उसके बाद आईएमएफ ने अपनी माशाल्लाह इनको रिपोर्ट कार्ड में तमगे दिए हैं। किसी मेरे से आपको तमगे लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले जब एसएलए वो लिखा कि मिस स्टेप बाय दिस गवर्नमेंट, और फिर जब इन्होंने जब उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आई तो फिर उसमें बाकायदा 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ इनकी शानदार कारकर्दगी और इनकी तजर्बेकारी पे लिखे। अब आईएमएफ हमारे पास आया क्यों था? आईएमएफ हमारे पास इसलिए आया कि इनकी पहले तो शिकायतें लगाई, भांडे फोड़े, इन्होंने क्या काम दिखाए हैं। फिर उन्होंने बताया कि हम इन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, और पता नहीं ये ना हो कि अभी हम इन पे एसएलए कर दें, इसके बाद जो है ये फिर इलेक्शन आ रहे हैं। अभी देखें ना, वजीर आजम साहब ने हरकत कर दी कि जाने से पहले जितने वसाइल हैं आवाम पे निछावर करके जाऊंगा। रोजाना कुछ बांट रहे हैं, कभी चेक बांट रहे हैं, कभी लैपटॉप बांट रहे हैं, कभी क्या बांट रहे हैं, कभी क्या बांट रहे हैं। मुल्क में खाने को पैसे नहीं है, ठीक है। तो आईएमएफ ने हमें ये कहा कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है कि आप तहरीक इंसाफ से मिलें, उनके चेयरमैन से मिलें, उनको नया जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उनको बताएं,
और उनसे कंसेंट लें और ये उनको बताएं कि जी हम ये इनके लिए प्रोग्राम नहीं दे रहे, क्योंकि हमने अगर इनको देना होता तो हम 6-8 महीने पहले दे चुके होते। ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है। IMF का मुआहदा आपके दौर में जो नाकाम हुआ, अभी देखिए कॉल का भी उन्होंने जिक्र किया था तैमूर झगड़ा की और शौकत तरीन साहब की, फिर कहते हैं जाते जाते IMF मुआहदे की खिलाफवर्जी कर गए, पेट्रोल बढ़ा गए, बिजली बढ़ा गए, आप पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कम कर गए थे, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को आप डेंट दे गए थे। शाबाश है आप लोगों को, जिसकी क्रेडिबिलिटी को डेंट था उसी के घर पे आके उसी को कह रहे हैं कि आप हमें इजाजत दे दो हम आगे चलें। और बता दें किस रिपोर्ट में लिखा हुआ था, और ये भी बता दें कि तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन की कॉल जो थी अगर वो सही थी तो वो लीक के IMF ने की थी, ये लोग ही कर रहे थे, इन्होंने सियासत की। और वो जो खत था वो खत वजीर खजाना को लिखा था। जैसे अभी मरदमशुमारी का मसला हो रहा है, मुझे एक बात बताए ना, कभी वो वजीर आला सिंध लिखता है खत वजीर आजम को, कभी लिखता है MQM वाला खत, तो ये क्या गद्दारी हो गई। इसी तरीके से उन्होंने भी जो है दोनों ने खत वजीर खजाना को लिखा कि भाई तुम कह रहे हो कि सरप्लस होना है, नहीं होना, मैंने तो बजट सरप्लस बजट जो है नहीं दिखाना, IMF को पता लिखा है, दे चुके हुए थे बजट पहले ही, उसको अभी उनसे का नजर नहीं आ रहा कि आपने ये बोला है, तो वो तो वजीर खजाना को खत लिखना था। अब इनकी कमजरफी है, इन्होंने ही हरकत की, इन्होंने ही फोन कॉल रिकॉर्ड की, इन्होंने ही जो है पता नहीं उसको लीक की नेशनल मीडिया में, और IMF ने कान तक नहीं धरा। ये IMF से 1.2 की पहली किस्त मौसूल हो गई है इनको, सऊदी अरब से इनको $2 अरब मिल गए हैं, UAE से $1 अरब मिल गए हैं, स्टेट बैंक के ज़खायर $9 अरब से ज्यादा हो गए हैं, और मुजम्मिल असलम साहब ये कुल लिक्विड रिजर्व्स को मिलाएं तो ये 14 अरब से ज्यादा हो गए हैं। तो अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट होके श्रीलंका बनने का वो जो खतरा था वो टल गया है सर? क्या ये इत्मीनान की बात नहीं है आपके लिए और सबके लिए? देखें बात सुने, जब श्रीलंका की IMF से डील हुई ना तो उनका डॉलर 390 रुपए था और आज उनकी करेंसी 280 रुपए, 110 रुपए का फर्क पड़ गया है। और हमारी जब से इन्होंने IMF से डील की ना 287 रुपए का डॉलर था, 278 रुपए, 9 रुपए का फर्क पड़ा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है, मैंने जो है खुद नेशन पोर्टर से सवाल पूछा, मैंने कहा जी आप तो कह रहे हैं हम $3 अरब देंगे, वो भी किस्तों में देंगे, इनको सिर्फ $1 अरब देंगे, इससे ज्यादा नहीं देना से, तो 18 अरब पूरे कैसे होंगे 9 महीने में? उन्होंने कहा जी 3 अरब यहाँ से मिलेंगे, 5 अरब जो है बाकी सोर्सेज से मिलेंगे, बायलैटरल और दूसरे इदारों से, और बाकी दोस्त ममालिक से मिलेंगे, तो ये 9 महीने में इनको 18 मिलेंगे और 18 ही निकल जाएंगे। तो ये जो अभी आप ज़खायर गिना रही है ना, ये पारस, ये निकलने के लिए ये जमा नहीं रहेंगे। ठीक है राना एहसान साहब, इसी पे ये आपने कहा ना रहेंगे नहीं, ये निकल जाए, तो ये राना एहसान साहब ये डिफॉल्ट का खतरा फिर खत्म हो गया है या वक्ती तौर पे ये सिर्फ टला है? चूंकि बात तो ठीक है कि इस रवा साल पाकिस्तान को 25 अरब जो डॉलर हैं उनकी अदायगियां भी करनी है, तो ये फाइनेंसिंग सर कहां से पूरी करेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो पीटीआई वाले बहुत दुखी हैं कि IMF का मुआहदा हो गया है। इनकी बारहा कोशिश थी कि साल के अंदर ये सियासी इंतशार फैला के वो ना होने दें। और जहां तक वो कॉल की बात है, तो वो जो मोहसिन लगारी साहब गालबन तब फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने पूछा कि स्टेट को नुकसान पहुंचेगा, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे कैप्टन को नुकसान पहुंचा है तो स्टेट की ऐसी की तैसी। तो ये तो अब जो मर्जी कहते फिरे, वो इनके अपने बंदे कंफ्यूज थे कि ये तो नुकसान हम पहुंचाने जा रहे हैं। और उन्होंने खत नहीं लिखा, उन्होंने खत नहीं लिखा था, खत फिर KPK वालों ने लिखा, वो उनको लगा कि ये गलत होगा तो मैं नहीं लिखूंगा, और बिल्कुल इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा। लेकिन जब आप लिखते हैं तो मीडिया लीक करता है और उसका असर IMF वाले जो हैं वो कोई आज सोशल मीडिया का दौर है, हर एक को पता चल जाता है कि क्या सूबा के स्टांस लेके बैठा हुआ है। देखिए जो बात आप कर रहे हैं, जो सिंपल सी बात है ना, जब ये कहते थे कि पाकिस्तान का बॉन्ड तो 25 सेंट का हो गया है, यानी कि $100 यानी 25 सेंट पे ट्रेड कर रहा है, इन्होंने डिफॉल्ट करा दिया, तो आज वो बॉन्ड 80 सेंट से ऊपर का चला गया है। तो आपको मार्केट बता रही है कि पाकिस्तान का जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथ गेन कर चुका है और डिफॉल्ट का रिस्क खत्म हो चुका है। लेकिन ये चीजें ये कौम को नहीं बताएंगे, ये इसलिए नहीं बताएंगे कि इन्होंने यही इमेज IMF मुआहदे के बाद फर्क तो पड़ा है, आप ठीक कह रहे हैं, जो है वो बेहतर हुआ है, स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, और गुज़िश्ता 2 माह में हमने देखा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी कमी आई है, 38 से वो 29 या 28% पर आ गया। लेकिन असल मसला ये सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का है ना, जो रोजमर्रा आम खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी कीमतों को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे राना एहसान साहब, इलेक्शन कैसे जीतेंगे? नहीं पारिस, देखिए बात ये है आप मैं समझता हूं 2 चीजों का आप कंपैरिजन कर लें। पहले एक ट्रांजिशन इमरान खान ने की, वो उसको पता था उसकी हुकूमत जारी है और उसने मईशत के साथ क्या किया, IMF के मुआहदे के साथ क्या किया, हो गया, इसको बहुत पीट लिया हमने, बात करते हैं किया। देखिए मैं सिर्फ इसका जवाब दे रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। एक ट्रांजिशन हमारी थी कि हमें पता था हमारी हुकूमत जारी है,
अगर हम भी अनाउंस कर सकते थे कि हम बिजली सस्ती कर रहे हैं, गैस सस्ती कर रहे हैं, पीडीएल कम कर रहे हैं, और फिर हम वक्ती तौर पे फायदा उठाते और फिर मुल्क को तबाह कर जाते मीशत को, जिस तरह ये छोड़ के गए, लेकिन हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा, जिम्मेदारी से अमल किया और हमने चलिए सर, आप कह रहे हैं जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, थोड़ा सा टाइम कम है, चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी राना एहसान साहब कि ये चीनी की कीमत का नया रिकॉर्ड आपने बना लिया है, ये कौन तोड़ेगा सर? अब ये 140 से 150 रुपए फी किलो मिल रही है। पिछले दौरे हुकूमत में ये कोई 80 या 90 रुपए पे गई थी, आप लोगों ने आसमान सर पे उठा लिया था। आटे का जो 20 kg का बैग है सर, वो 3000 रुपए का मिल रहा है। फिर ये दूध, दही, सब्जी, गोश्त, अभी तक की चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर है। ये जो रोजाना ये जो महंगाई के चश्मे फूट रहे हैं सर, इसको कोई रोकने वाला है? नहीं, बिल्कुल इसमें गिरावट आएगी, इसको रोका जाएगा। और अभी तो इसको IMF की डील करके इस तरीके से रोका गया है कि अगर हम ये डील ना करते, स्टैंड बाय एग्रीमेंट, तो आपके रिजर्व्स और गिरते और हो सकता था कि डॉलर आपका 400 पे चला जाता। तो रिजर्व्स आपने, अगर आपने एक्सचेंज रेट को बेहतर कर लिया है इस डील की वजह से, तो वहां से जो डिवैल्यूएशन से जो महंगाई आनी थी वो रुक गई है। बाकी इंशाल्लाह ताला जो दूसरी आपकी लोकल सप्लाई डिमांड के इश्यूज, जो महंगाई का एक असर बन रहे हैं, वो भी रुकेगा। कमोडिटी प्राइस, ओके, मैं बस इसी पे जवाब ले लूं। मुजम्मिल असलम साहब, आपने खान साहब उनकी हुकूमत के दावे सुन लिए हैं सर? वो ये कह रहे हैं कि मईशत जो है वो अब ट्रैक के ऊपर आ गई है, हालात बेहतर हो जाएंगे। ये भी बताते हैं कि 2013 में महंगाई हम 12% पे छोड़ के गए थे और 2018 में 5% पे थी, और जो आप 14 पे ले गए थे। देखें पारस, मैं तो अपनी बात नहीं करूंगा, फिर ये कहते हैं कि हम इनकी जो है ना गलत बयानी करते हैं। IMF की ले लें कि IMF कह रहा है 6.1% पे पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, और इन्होंने जो 0.3%, वो भी कहीं झूठ है। IMF ने उसको 0.-5 कर दिया। तो पहले तो ये झूठे भी, सादिक अमीन से झूठे भी करार हो गए, नंबर 1। फिर दूसरा, IMF ने बताया कि जब इन्होंने हुकूमत ली थी तो बेरोजगारी 6.2% थी। ये साल जो खत्म हुआ उसमें 8.5 बेरोजगारी है। तो इन्होंने सिर्फ माशाल्लाह महंगाई के चश्मे नहीं फूटे इनके, इन्होंने जो है ना बेरोजगारी के भी चश्मे फूटे इनके दौर में। और फिर इसके बाद इनके वजीर खजाना कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई 30% हो गई है। तो कल बाय द वे आपने जो अभी बात की है ना कि जब 5 रुपए यूनिट बढ़ा है, भारत अपने इस महीने के बिल को नोट कर लीजिएगा और अगले महीने को बिल को नोट कर लीजिएगा, 50% आपका बिजली का बिल कराना है। जी, आप तैयारी पकड़े इस चीज की। लेकिन तो पेट्रोल में तो रिलीफ दिया है इस गवर्नमेंट ने, 9 रुपए। लगता है ये आर्जी रिलीफ है वो, या इनकी खुशकिस्मती है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो $1.5 कम हो गया तो इन्होंने भी रिलीफ दे दिया? नहीं, ये भी आपको 1 अगस्त को पता लग जाएगा। इन्होंने 50 रुपए से 60 रुपए पेट्रोलियम लेवी कर दिए। अभी डीजल में 55 है और पेट्रोल में 50 ही ले रहे हैं। तो फिर 1 अगस्त को ये जाना चाह रहे हैं उससे पहले, और ये जो है 2-4 बातें करके देखें। 150 में लेके गए थे, 253 रुपए में। अभी भी सवाल तो ये पूछना है ना मैंने, डॉलर 180 में छोड़ के गए थे, उसको 280 रुपए में छोड़ा हुआ है। तो अगर इसको आप कारकर्दगी कहते हैं तो आपको मुबारक हो जी। सर, वो कह रहे हैं कि मईशत ट्रैक पे अब चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। देखिए, जब हो जाएंगी बेहतर तो दिखा देना। तो 38% से देखिए ना, 29 पे नहीं आई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो कह रहे हैं इंडेक्स में भी बेहतरी आ जाएगी रोजमर्रा की अशिया में। अल्लाह को माने मुझे एक बात बता दें कि आपके इस्तेमाल की कौन सी चीज सस्ती हुई है। अगर आप किचन के आइटम नहीं लेते तो घर पे किसी से पता करें, फोन करके। नहीं, मैं बिल्कुल लेती हूँ, मुझे पता है कि किस कदर महंगी है वो मैं इसीलिए 12 के खाने पीने की अशिया की उनसे बात कर रही हूँ। जब तक नहीं कंट्रोल करेंगे ये कैसे जीतेंगे इलेक्शन? खाने पीने की, बिजली, खाद, हर चीज महंगी है। आप मुझे बताएं तो सस्ता क्या हुआ है? ये तो बेचारे इनको तो ये नहीं पता, लेने गए थे नवा रिव्यू मिल स्टैंड बाय, हमारी वजह से इनको स्टैंड बाय एग्रीमेंट दिया, कह रहे हैं हमने IMF कर दिया। अरे अल्लाह को मानो यार, कभी तो अपनी शिकस्त मान लिया करो। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये IMF के भी चीफ को जो है ना ये एडवाइस कर रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी बात सिर्फ ये बता दें कि जब वो IMF के वफ्द चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलने आया तो क्या चेयरमैन PTI ने उनसे ये भी कोई गारंटी मांगी कि गवर्नमेंट से कहें कि वक्त पे इलेक्शंस होने चाहिए, और उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया है कि अगली जो किस्त है वो निगरान गवर्नमेंट को मिलेगी और उसके बाद फिर तीसरी इलेक्शन के बाद वाली जो हुकूमत आएगी उसको? देखें, गारंटी तो आज तक ये इनके 2 बड़े मांग रहे हैं, हर एक से इलेक्शन वक्त में होना चाहिए। हम नहीं मांग रहे किसी से भी, हमने मांग रहे थे इलेक्शन जरूर मांग रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? हमें उनका पता है वो क्या देंगे इलेक्शन। और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने हमें खुद बताया कि ये 3 किस्तें, एक किस्त इनको देंगे, दूसरी इंटरिम को देंगे नवंबर में, और अगर इन्होंने
कोई हरकत नहीं की और सख्त देखें मुल्क में इकोनॉमिक मार्शल लॉ निफाज करके जा रहे हैं लोग माशाल्लाह। अगर उसमें 19-20 नहीं की तो मिलेगी नवंबर में, फिर नवंबर के बाद फरवरी में मिलेगी अगर नई हुकूमत आई और उन्होंने 19-20 नहीं किया। तो ये जो बात कर रहे हैं IMF प्रोग्राम ट्रांजिशन अभी पता लग जाएगा। राना एहसान साहब जल्दी से इसका जवाब दे दें सर, फिर मैं इजाजत चाहूंगी। देखिए मुल्क की माशी तबाही का जो सेटअप था वो ये छोड़ के गए, और अब ये जो बातें जितनी ये कर रहे हैं, ये इन्होंने तो मईशत का एक तमाशा लगा दिया था। जिस तरीके से IMF की डील इन्होंने की, डिले की, फिर उससे निकले, अंदर आए, बाहर गए, और इनसे कुछ मैनेज नहीं हो सका। वो इनके अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बनने से पहले उन्होंने कहा था कि डायरेक्शनलेस इकोनॉमी जो है, कोई डायरेक्शन नहीं है मईशत की, इनके साथ ही वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये बातें अच्छी लगती। देखिए IMF जो है वो इनके पास गई, ये अब उस पे भी सियासत कर रहे हैं। वो इसलिए गई क्योंकि वो सब बड़ी जमातों के पास गई, सबके पास गई। नहीं सर, मेरी बात सुने, दुनिया में कहीं ऐसा ही है कि IMF का वफ्द जो है वो अपोजिशन लीडर से जाके मिला हो। देखें पीपल्स पार्टी नून लीग से बनना मिलता है, क्योंकि आप तो दावे कर रहे हैं अगली हुकूमत बनाने के। नहीं, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि IMF कोलंबिया में और दीगर ममालिक में मुख्तलिफ पार्टी से जाके मिलता है, ऑपोजिशन की पार्टियों से, सब जमातों से। जबकि आप ये कहते हैं कि PTI का गवर्नमेंट का जो चांस है वो 0 है, वो आ ही नहीं सकती है, PTI खत्म हो गई है। ये तो PTI तो बिखर तुक्कड़ गई है, ये तो पत्ते झड़ चुके हैं। तो ये IMF के वक्त को नहीं पता, फिर वो क्यों गए इस बिखरे पास? मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए गए हैं, वो सब जमातों के पास गए हैं, चाहे वो जमात जो है वो सारी हुकूमती हिस्सा हैं, हुकूमत इत्तेहाद। नहीं, जो ऑपोजिशन में एक यही तो जमात है, वो इनके पास भी गए हैं, इनसे भी मौकफ लिया है कि अगर आप अगले साल पोजीशन में आते हैं या आपका कोई कोलिशन में आ जाते हैं तो क्या आपका मौकफ होगा इसके बारे में। ठीक है, ओके, ठीक। राना एहसान साहब, मुजम्मिल असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमें शिरकत के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़। इन शराइत पर PDM का साथ दिया, हुकूमत की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। फारूक सत्तार साहब, पहले तो MQM पाकिस्तान में वापसी पर आपको बहुत मुबारक हो, और दूसरा फिर MQM की आंखों में वो जो मोतिया था उसका कामयाब ऑपरेशन किया गया, उसकी भी आपको मुबारक हो। फारूक सत्तार साहब, ये नया डॉक्टर तो बहुत ही कमाल का नहीं लगता वैसे? ये सारी बातें तो अब खासियत तक किस्सा पारीना हो रही हैं। इसको दोबारा हम इन सारी बातों को लेकिन हमें तारीफ तो करना चाहिए ना, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये तो है ना कि उम्मीद है आंखें अब तंदुरुस्त रहेंगी और दोबारा मोतिया नहीं उतरेगा आंख में। देखिए, मैं तो इस बात में मानता हूँ कि हम सबसे माजी में जो गलतियां हुई थी ना, उससे गुरेज करना है। जो फैसले करने बहुत सोच समझ के करने हैं, वसीतर मफाद में लोगों में मायूसी थी, हमारी यकजहती से अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद की पहली किरण रोशन हुई ना। उसके बाद जिस तरह कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध ने, जो कराची के बेटे हैं, MQM के पुरजोश कारकुन हैं और अवामी गवर्नर बने, और जिस तरह उन्होंने लोगों के साथ अपने आप को और MQM को जो है जोड़ना शुरू किया, और जिंदगी के तकरीबन हर शोबे के लोगों को अपने साथ एंगेज किया, और सर उन्होंने जो कोशिश की है, क्या वाकई MQM जुड़ गई है अब, या फिर इसको डबल मुत्तहदा MQM कहा जाए, या अभी भी इसमें MQM फारूक सत्तार, MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी, MQM मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप अभी भी मौजूद हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, या आप समझते हैं पक्की दोस्ती हो गई है, सबको सीनियरिटी और काबिलियत के हिसाब से ओहदे मिल गए हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि ये मुत्तहिद और मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। ठीक, ये तो तय है। इसमें मतलब है कि किसी को कोई अभाम और नहीं होना चाहिए, और इसमें यह भी झगड़ा नहीं कि किसको मकाम, किसका ओहदा, क्या, कौन ऊपर। खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराह हैं, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बार बार कहा, मैंने बार बार कहा, मेरे ख्याल में इसमें कोई अभाम नहीं है। फिर उसके बाद हम सीनियर डिप्टी कन्वीनर, एक फैसला साजी, पॉलिसी साजी का हमारा फोरम है जो बाकायदगी के साथ
काम कर रहा है। इंतखाबात की तैयारी से लेकर केयरटेकर हुकूमत के ऊपर नजर रखना, मरदमशुमारी पर जो कड़ी निगरानी और चौकीदारी हमने की अल्लाह के फजलो करम से, उसका कम से कम। सर मैं इस पे आती हूँ, लेकिन खबर ये आ रही है फारूक सत्तार साहब कि अभी भी मसाइल मौजूद हैं जिसे आप लोग बाहर नहीं आने दे रहे। सर ये जो MQM का स्ट्रक्चर आप समझते हैं यही चलेगा सर? क्योंकि अभी भी आपके कुछ लोग खफा हैं, कुछ बैरून मुल्क चले गए हैं, कुछ जो है वो साइडलाइन हो गए। देखें सारी बात यह है कि मसला ही नहीं कि खालिद मकबूल भाई, फारूक सत्तार भाई, मुस्तफा कमाल भाई में से कौन बड़ा या कौन, ये मुश्तरका जिम्मेदारी है, कलेक्टिव लीडरशिप है। और असल मसला तो ये है कि हमारे बाद कौन, जो हमारी इस वक्त जिम्मेदारी है, तमाम सियासी जमातों का काबरीन को देख लें। 55 प्लस, ज्यादातर 60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस। एक इस रियलिटी के साथ अगर लोगों ने रिकंसाइल नहीं किया, पाकिस्तान का सब मिलकर बेड़ा गर्क करेंगे। सियाने ये कह रहे हैं कि आप में भी कमालबाजी ले जाएगा और बाकी सब देखते रह जाएंगे। तो अगर सर ये कमालबाजी ले जाता है तो क्या फारूक सत्तार को कोई एतराज होगा, या फारूक सत्तार? मुस्तफा कमाल भाई, मुझे और खालिद मकबूल भाई को ये देखना है कि हम सबके बाद कौन है, नई टीम कहाँ है, 35 साल 40 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल क्या हमारे पास एक हमारे सक्सेसर्स हैं, हमारे जानशीन हैं। ये बहुत जरूरी है। देखें ये सारी पार्टियों को आखिर में आकर इसी मुश्किल की वजह से जो है ना, वो पार्टी फिर एक जगह के रुक जाती है और आगे नहीं जाती है। हम विजनरी लोग हैं, कम से कम मेरा ये दावा है। और मैंने तो पिछली गलतियों से गुरेज करना, हमारे आने वालों को हमारे तजुर्बे से फायदा उठाना, हमारे विजन से फायदा उठाना, अपनी इनोवेशन का तड़का डालना है। हमें इन सारे इश्यूज पर नजर रखनी है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, गलतियों से गुरेज करना है, नया खून, नई लीडरशिप, नौजवानों को बड़ी तादाद में इलेक्शन में भी उतारना। फारूक सत्तार साहब, आप ये हर हुकूमत पे आप लोगों को इतने एतराजात होते हैं, फिर आप तुंदो तेज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, लेकिन सर मजे की बात यह है कि फिर भी आप हुकूमत का हिस्सा रहते हैं, हुकूमत से MQM पाकिस्तान जो है वो चिपकी रहती है। अब ये सिलसिला आपका सन 2000 से चल रहा है, मतलब जनरल मुशर्रफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और अभी भी आप हुकूमत का हिस्सा हैं। तो ये हुकूमत में रहते हुए ऑपोजिशन का जो सिलसिला है या किरदार है, ये कब तक चलता रहेगा सर? आपके वोटर आपके इस अमल से मुतमईन हैं फारूक सत्तार साहब? जवाब नहीं मांगते आपसे। देखिए आपकी इस जायज़ और मासूमाना का पूरा एहतराम करने का हमने फैसला कर लिया है। और ये बात भी पार्टी में बड़े शदोमत के साथ गुफ्तगू इस पर हो रही है कि अगली मरतबा इंशाअल्लाह ताला हम किसी भी सियासी जमात को हुकूमत में आने के लिए सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन हमें उसूलन विजारतें नहीं लेनी चाहिए, वो बोझ हमें नहीं लेना चाहिए, बल्कि सियासी और आईनी इस्लाहात का एक ऐसा पैकेज है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, जो हम तैयार करें। फिर जो हमारे मंशूर की कुछ बुनियादी बातें हैं जो हम वाजे कर रहे हैं, हम मंशूर साजी, हम मंशूर बनाने का काम भी हमने शुरू कर दिया, हमारा मंशूर भी तैयार हो रहा है, इंतखाबात की तैयारी भी कर रहे हैं, इलेक्शन दफातर कब खोलने, कैसे खोलने, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। उम्मीदवारों का चुनाव भी बहुत जल्द जो है वो शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आइंदा वजारतों में जाने के मुकाबले में हम अपने जो हमारी जो इस मुल्क के लिए जो हमारा एक विजन है, और फिर सिंध और खासतौर पर कराची को जिस तरह नजरअंदाज किया, और ये कराची पाकिस्तान है ना भाई, कराची चलता है तो इस्लामाबाद भी चलता है, और वाज़ेर पिंडी भी चलता है। अगर कराची चलता है, कराची ना चले तो ना इस्लामाबाद चलेगा ना पिंडी मेरी बात को समझे, आज आपको बहुत सारी काम की बातें मिलेंगी। दूसरा ये है कि अब देखें, हम जब एक बुनियादी इश्यूज पर हम बात करेंगे, सियासी और आईनी जो बहरान हमेशा आता है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात शहबाज शरीफ आज कर रहे हैं, हमने 2010 में की थी। अल्लाह का शुक्र है हमारी बातें ताखिर से सही अब लोगों को समझ में आ रही हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए तमाम जमातों की एक मुश्तरका टीम हो, IMF को मुंह देना है, आवाम को इत्मीनान देना है, ये महंगाई और ये बेरोजगारी, इसके लिए मुसलसल कुछ ना कुछ सोच विचार होना चाहिए। इसी तरीके से इस्तेहकाम के लिए, मजबूती के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी काफी नहीं, दो जमातों के बीच में काफी नहीं है, ये कौमी एजेंडा वज़ा होना चाहिए। MQM को इन बातों का एहसास हो रहा है, मैं वही तो बात कर रही थी ना कि हालात वाक़यात मामला बरी जमा नहीं हो सकते आप लोग, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक, मैं कह रही हूँ बरी जमा हालातों वाक़यात से आप लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह सोच रहे हैं अब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फारूक सत्तार साहब, अब से कुछ अरसे पहले आपने एक जगह एक दावा किया कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे, शहर तुम खरीद लो हुकूमत हम चलाएंगे, शहर तुम खरीद लो हुकूमत हम बनाएंगे। ये मैसेज आपका किसके लिए था सर? और ये तेवर दिखाने का वक्त आपके कब आएगा? क्या सिर्फ इलेक्शन का इंतजार है अब? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, ये जो कुछ बल्दियाती इंतखाबात से पहले हल्का बंदियों में हमारे साथ हाथ हुआ, और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने किया, जिसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप का मायदा था, बल्दियाती वसाइल और इख्तियारात देना तो कुजा, उन्होंने तो हल्का बंदियों में अपने हल्के 20,000 पे बनाए, हमारे जमात इस्लामी और PTI के 80-90 हज़ार पर।
ये हमने पहले भी जमात इस्लामी से और कराची की पीटीआई से कहा था, होश के नाखून लो। वसीम अख्तर को 4 साल जलील ख्वार किया है, तुम्हें उससे ज्यादा करेंगे अगर तुम मेयर बन भी गए, और अव्वल तो तुम्हें मेयर बनने नहीं देंगे, पहले कह दिया था। अभी मेरी हाफिज नईम रहमान से 2 दिन पहले मुलाकात हुई, उन्होंने कहा फारूक भाई आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मैंने कहा देखें, ये तय ना करे कि इस वक्त कौन बड़ी जमात कौन छोटी जमात। जो कराची की जमात है, जिनके पास थोड़ी छोटी बड़ी जो भी नुमाइंदगी, उनको मिलकर बाहर से शहर को चलाना, बल्दिया को छोड़ दें। बल्दिया में अब आपके लिए कुछ नहीं रखा, वो तो पूरा का पूरा वहां कब्जा हो गया। कराची को कॉलोनी बना दिया, ये उस पर स्टैंप लगी जो मेयर जबरदस्ती पीपल्स पार्टी का आया है। अब हमें चाहिए कि हम अच्छा हो गया, बाहर जो है वो एक बल्दिया लगाएं, बाहर बल्दिया के इजलास करें। पार्टी का मेयर है, इसको इख्तियारात का रोना नहीं होना कराची पड़ेगा। की पीटीआई भी है और हम फैसले बाहर से करेंगे, उस पर अमल मुर्तजा वहाब से और पीपल्स पार्टी से वहां कराएंगे। ये मेरा दावा है। अगर हम मिलके मुश्तरका तौहीन अदालत के मुकदमात डालें इनके ऊपर, जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन जो 140 है की हमारी मंजूरी थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मेरे पास है पॉलिटिकल ऑप्शंस, किस तरह हमें अपनी ताकत को मुश्तबा करना है, किस तरह अवाम को मोबिलाइज करना है, किस तरह उनको एतमाद देना है। तो हम सियासी लोग हैं, हम किसी एक जगह रुकने वाले नहीं हैं। हम कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेंगे कि सांप निकल गया, वो जो है वो लकीर जो गवर्नमेंट है वो फंड्स भी देगी, आपको निकलने नहीं देंगे, वो इख्तियारात भी देगी और उनके लिए काम करने में आसानी भी होगी, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो मेयर है उसको तो वो सपोर्ट करेगी ना सर। अच्छा, अल्लाह करे कि ऐसा हो, उसे ऊन कर लिया जाए, उसे सिर्फ कराची का बेटा समझ के मुस्तरद ना किया जाए। अल्लाह करे ऐसा हो। चले जबरदस्ती ले लिया, छीन लिया, आपने अपनी मर्जी का जो है वो चोगा बना के उसको पहना दिया, उसको मेयर बना दिया, ठीक है, लेकिन अल्लाह करे कि वो काम करे। लेकिन जो माजी है, 1.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहा था ना मुर्तजा वहाब, तो कर लेते, K4 शुरू करवा देते, वाटर बोर्ड उसके हवाले कर देते, मास्टर प्लान उसको दे देते, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दे देते ना, तो उस वक्त उसके जरिए से करवा लेते। कराची वालों को पहले से ये खुशी दे देते, खुशखबरी कि देखिए इंशाल्लाह अगर हमारा मेयर होगा तो हम ये करेंगे, और इसका ट्रेलर हमने दिखा दिया। लेकिन ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ किया, ना मास्टर प्लान में किया, ना बिल्डिंग कंट्रोल में किया, और उसी तरह। अच्छा सर, ये सिंध असेंबली में आपने राना अंसार साहिबा को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है, और ऐसे वक्त में किया है जब ये जो असेंबली की मुद्दत है वो सिर्फ 1 माह रह गई है। तो ये अपोजिशन लीडर ऐसे वक्त में नामजद करने की वजह या मकसद फारूक सत्तार साहब फिर यही है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर जो निगरान वजीर आला सिंध होगा उसके हवाले से बातचीत करें, मुशावरत करें सर, और क्या इस पर कोई बातचीत शुरू हो गई है? देखिए, आपने गिलास को देखा कि आधा खाली है। देखिए, अगर दस्तयाबी नहीं है लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनकी जमात के बड़े यानी काफी तादाद के अरकान आ नहीं रहे हैं, तो जाहिर है कि अब ये मरहला तो आ गया, ये असेंबली अपना मुद्दत पूरी कर रही है और 11 अगस्त तक मुझे लगता है कि असेंबलियां चली जाएंगी, और केयर टेकर हुकूमत को आना है, तो केयर टेकर हुकूमत का आना, अगले इलेक्शन की बिसात बिछना, फिर उसमें वोटर्स लिस्टों से लेकर हल्का बंदियों का इशू कहीं पर आता है, ये सारी बातें, फिर काबीना में कौन होगा केयर टेकर, फिर IG कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, ये सारी बातें जो है वो तय करने के लिए कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का एक रोल है, जमहूरियत का हुस्न है ऑपोजिशन, और अच्छा एक आखिरी बात बता दें फारूक सत्तार साहब, ये जो मर्दमशुमारी का आप लोगों का इशू है, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या ख्याल है ये अब तक दूर क्यों नहीं हो रहा? 2017 से आप लोग इसके ऊपर बात यही कर रहे हैं कि भाई कराची और हैदराबाद की जो आबादी है उसको कम गिना जा रहा है सर, यही आपने PMLN में एतराज किया, गवर्नमेंट में, यही PTI की गवर्नमेंट में अब भी यही एतराज कर रहे हैं, क्यों नहीं दूर कर रहे आपके तहफुजात? ये देखिए, हमने सबूत और शवाहिद के साथ जब फ्लोर पर कौमी असेंबली की ये बात उठाई, शायद खाका नब्बासी ने मानी और कहा थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। जब थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं हो सका, PTI और फिर MQM की मुश्तरका इल्हाक से एक हुकूमत बन गई, तो वहां पर यह तय हुआ कि चलें अब ये ऑडिट क्या कराएं, दोबारा सेंसस कराते ताकि अगले इंतखाबात ज्यादा बेहतर हो। शायद पहली मरतबा कराची वालों के आंसू भी पहुंचे जा सकें और कराची वालों को अंडर काउंट ना किया जाए, कराची वालों को अंडर रिप्रेजेंट ना किया जाए, अंडर फंडेड ना किया जाए, और इन्हें इनका हक आबादी का भी दिया जाए, गिना जाए, इनकी नुमाइंदगी भी फिर बढ़ाई जाए और इनके फंड्स भी दिए जाए, क्योंकि कराची किसी एक जबान बोलने वाले का शहर तो नहीं, डेमोक्रेटिक और तहफुजात उन्होंने दूर नहीं किए, अब हल क्या है इस बात का सर? पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन हो गए तो साफ और दूर करने के लिए कम से कम रिस्पांस अच्छा था, वजीर आजम का रिस्पांस अच्छा था, PDM वालों का अच्छा था, पीपल्स पार्टी वालों का नहीं। गड़बड़ पीपल्स पार्टी वालों ने यहाँ सिंध में बैठ के की थी, जो उनके DCs थे, असिस्टेंट कमिश्नर्स थे, इन्यूमरेटर्स थे, उन्होंने दबाया। 32 टीमें वहां से उतरी तो 50 लाख की आबादी बाजियाब हुई, वरना 1,40,00,000 पे रोक दिया था। अब 190 के बाद वेरिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन का मरहला चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि एक रिस्पेक्टेबल रीजनेबल फिगर तक कराची की आबादी जाएगी, लेकिन केयर टेकर की 3 माह में 90 दिनों में ये मुमकिन शायद ना हो सके कि हल्का लेकिन अगर इलेक्शन मुलतवी करने की कोई कोशिश हुई फारूक सत्तार साहब, तो क्या MQM पाकिस्तान उसकी हिमायत करेगी या नहीं?
देखिए कुछ भी बहाना इलेक्शन हो सकता है। मुलतवी करने की नहीं, इलेक्शन की तारीख में थोड़ा बहुत अगर हल्का बंदियों की बुनियादी जरूरत पूरी, क्योंकि मर्दम शुमारी का शफाफ नहीं है, मुकम्मल नहीं है, ठीक तो है। इंतखाबात कैसे शफाफ हो सकते हैं? खराबी तो वहीं से होती है हल्का बंदियों में। इसीलिए तो जो ज्यादा इख्तियार और इख्तदार में शुक्रिया। सियासी जमात है वो तो फिर अपनी मर्जी ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हल्का आपका। बंदियां करती है, तो इसलिए जरूरी है शफाफ इंतखाबात के लिए शफाफ मर्दमशुमारी। और हमारा ये जोर है, वजीर आजम से मिल रहे हैं और हल्का बंदियां होनी चाहिए और मर्दमशुमारी जो है 2017 से तो आप रो रो के दुआइयां दे रहे हैं, अल्लाह करे अब आपकी सुन ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फारूक सत्तार साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।